नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। खबर तो खास है, और खास क्यों है आप देखेंगे तो आप भी समझ ही जाएंगे, क्योंकि यह खबर कुछ खास है, कुछ अलग है, प्रेरणा देने वाली है, वो खबर जिसे जानना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं खबर तो खास है के सफर पर। खबर तो खास है में सबसे पहले बात बाइक पर जीवन संजीवनी की। कोरोना के अटैक के बीच राजधानी जयपुर में बाइक एम्बुलेंस सेवा मरीजों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाकर न सिर्फ मरीजों को सीधा फायदा पहुंचा रही है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग का काम भी आसान कर रही है। 108 नंबर पर कॉल करके कोई भी मरीज इस सेवा का फायदा उठा सकता है। देखिए रिपोर्ट। बाइक एम्बुलेंस का एक बहुत अच्छा प्रयोग है और उसी का हमने उसको 25 थाने वाइज जयपुर को हमने बांटी है उसको, जहाँ पर कोई भी 108 पे कॉल करके अपने पर जो कोई भी दवाइयाँ हैं पहुँचानी हैं, हम भी दवाई लगातार पहुँचा रहे हैं उनके माध्यम से। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान जब मेडिकल सेवा पर दबाव बढ़ रहा है, तब ये बाइक एम्बुलेंस घर घर संजीवनी पहुंचा रही है। आप इन्हें सामान्य बाइक न समझें। दरअसल बाइक एम्बुलेंस के जरिए स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों को घर घर दवाई उपलब्ध करवा रहा है। राजधानी जयपुर में 25 थाना इलाके में जरूरतमंदों की एक कॉल पर स्वास्थ्य विभाग सेवा उपलब्ध करवा रहा है। जितने भी होम आइसोलेशन कर रखे हैं उनमें आरआरटी टीम उनसे कांटेक्ट रखती है, उनसे दवाई पहुंचाई जाती है। 25 एम्बुलेंस माध्यम से उनको लिस्ट दी जाती है जो दवाई पहुंचाने का काम करती है। इसके अतिरिक्त जो कोई फ़ोन पे कोई छूट जाते हैं, फ़ोन पे जानकारी प्राप्त होती है, उन लोगों को भी दवाई पहुंचाई जा रही है। इस प्रकार से उनको आइसोलेशन भी कराया जा रहा है, क्वारंटाइन भी किया जा रहा है और दवाइयाँ पहुंचाई जा रही है। तीनों तेजी से हम काम कर रहे हैं और लगता है कि हम इसको देखते हुए संक्रमण की दर में धीरे धीरे कमी आने लगी। कोरोना काल में पहली और दूसरी लहर के दौरान संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन और अन्य जरूरी सामान लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इससे सबक लेते हुए बाइक एम्बुलेंस के आइडिया पर काम शुरू हुआ और इसका असर साफ दिख रहा है। मरीजों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सभी तरह की दवाएं किट में उपलब्ध हैं, जिसमें 5 से 7 दिन की दवाएं होती हैं। हमारे किट के अंदर पूरा जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, जिसमें अजिथ्रोमाइसिन है, एंटी एलर्जिक टैबलेट सिट्रीजिन है, बुखार के लिए पैरास्टामोल गोली इसके अंदर है, विटामिन की गोली है, एसिडिटी से रोकने की एसिडिटी की गोली भी साथ में हमने उसमें रखी है, और विटामिन सी की चुएबल गोली है वो उसमें किट के अंदर डाली है। यही प्रोटोकॉल है जिसको हम उनको लगभग 5 से 7 दिन तक उनको देने के निर्देशित कर। राजधानी में सर्वाधिक 20,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। इनमें से ज्यादातर होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में जरूरतमंद मरीजों तक दवा और जरूरी किट पहुंचाना बाइक एम्बुलेंस ने आसान कर दिया है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। तमाम तरह की समस्याओं के लिए सरकार को कोसकर भले ही हम अपनी भड़ास निकाल लें, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होता। कुछ हासिल करने के लिए जमाने को जगाने के लिए मुश्किलों के सफर पर निकलना होता है। और हां, यह काम पैसों से नहीं, जुनून से होता है। यकीन नहीं तो बाड़मेर की इस बेटी को देखिए। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। इस जज्बे के साथ निकली बाड़मेर की बेटी ने वो कमाल कर दिखाया है जो समाज के लिए मिसाल बन गया। नीतू ने 108 दिन में बाइक से देश का कोना कोना नाप दिया, जिसमें देश के 28 राज्य के साथ ही 9 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल थे। इस दौरान नीतू ने पर्यावरण और जल संरक्षण के संदेश को देश के 10,000 नौजवानों तक पहुंचाया। वैसे नीतू चोपड़ा का लक्ष्य 1 लाख युवाओं तक पहुंचाना था, लेकिन कोरोना की बेकाबू रफ्तार की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ये है और युवा जगेगा देश बचेगा के आह्वान के साथ में हम निकले थे, क्योंकि कुछ भी करना है तो युवाओं को जगाना जरूरी है और वही देश के आने वाले भावी कर्णधार हैं। तो प्रकृति जल है तो कल है, प्रकृति है तो हम है का संदेश हमने जा के हर स्टेट में दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अभी जो एक एग्रीमेंट करके आए कि हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे और उसके लिए 100 मोटो एक्शन लेंगे। ये 100 मोटो एक्शन का बेस्ट उदाहरण है। ऐसे युवा अगर निकल पड़े
तो पर्यावरण संरक्षण वाला काम भी हो जाएगा और जो हमने टारगेट सेट किया है नेट जीरो का। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान की एक बेटी ने देश की युवा पीढ़ी में जल संरक्षण और पर्यावरण के महत्व को जागृत करने के लिए पूरे देश की मोटरसाइकिल पर 108 दिन में यात्रा की। नीतू चोपड़ा लोगों को जगाने की मुहिम पर निकल पड़ी थी, लेकिन इस रास्ते में मुश्किलें कदम कदम पर मुंह बाए खड़ी थी। पर कहते हैं ना, उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, गर हौसला है तो हर मौज में किनारा है। नीतू ने 26 सितंबर 2020 को अपने एक साथी मुकुल के साथ खारदुंगला से इस यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन अंडमान में मुकुल की तबीयत खराब हो गई। वो अपने घर लौट गया। इसके बाद नीतू के सामने अंतहीन सड़क और रास्ते की तमाम मुश्किलें थी, टायर फटने से लेकर बाइक खराब होने तक की। ऐसे में बस एक ही चीज, लोगों का एक ही सवाल उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। एक लड़की होते हुए आप ये सब कैसे कर लेती हैं, और वो भी बगैर पैसों के। ये है, और युवा जगेगा देश बचेगा के आह्वान के साथ में हम निकले थे, क्योंकि कुछ भी करना है तो युवाओं को जगाना जरूरी है, और वही देश के आने वाले भावी कर्णधार हैं। तो प्रकृति जल है तो कल है, प्रकृति है तो हम है का संदेश हमने जा के हर स्टेट में दिया। वैसे बाड़मेर के बालोतरा की रहने वाली नीतू चोपड़ा की ये दूसरी राइड थी। उनकी पहली राइड प्रियंका रेड्डी के सामूहिक बलात्कार के विरोध में थी, जो 18 दिनों में पूरी हुई थी। यानी तमाम तरह की समस्याओं से देश और समाज को जागरूक करना ही नीतू की जिंदगी का मकसद है। तो मकसद का मान रखिए, देश और समाज की बेहतरी की दिशा में अपना योगदान दीजिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट। रेगिस्तान नाम सुनते ही जैसलमेर और बाड़मेर की तस्वीर जहन में दौड़ जाती है, लेकिन अब आप राजधानी जयपुर में भी रेगिस्तान का एहसास कर सकेंगे। जी हां, राजधानी के डेजर्ट पार्क यानी किशनबाग में, और अब इस डेजर्ट पार्क का और विस्तार किया जा रहा है। पिंक सिटी में नया टूरिस्ट स्पॉट, जयपुर में प्री वेडिंग शूट का नया ठिकाना, वीकेंड मस्ती का नया अड्डा, राजधानी में रेगिस्तान सा एहसास, पिंक सिटी में डेजर्ट पार्क। बेहद कम समय में पिंक सिटी का डेजर्ट पार्क टूरिस्टों की पहली पसंद बन गया है। देश प्रदेश की बात तो छोड़ ही दीजिए, इसकी ख्याति अब विदेशों में भी फैल रही है। जमाना डिजिटल का है, लिहाजा सोशल मीडिया पर किशनबाग के ही चर्चे हैं। इस पार्क को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था 5 हेक्टेयर में, लेकिन अब योजना है इसे 60 हेक्टेयर में विस्तार करने की। पार्क न सिर्फ जयपुर में और राजस्थान में, बल्कि पूरे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में एज ए डेजर्ट ट्रेल थीम पार्क बहुत पॉपुलर हो रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और कमेंट्स पार्क के आने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्क में फैसिलिटीज़ इंप्रूव करने की दृष्टि से नए गाइड्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही जो विजिटर्स के फीडबैक और डिमांड के अकॉर्डिंग एक कैफेटेरिया भी पार्क में सेटअप करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके साथ ही ऑर्गेनाइज टूर्स, अगर स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स को लाना चाहते हैं, वो भी प्रमोट किया जा रहा है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नाहरगढ़ की तलहटी में डेजर्ट थीम पर बने किशनबाग पार्क में क्या क्या विस्तार होंगे। किशनबाग का 60 हेक्टेयर में किया जाएगा विस्तार। पार्क में सभी कर्मचारियों का एक ड्रेस कोड होगा। हर कर्मचारी के पास पहचान पत्र होगा। एंट्री के अलावा एग्जिट गेट भी अलग से होगा। पार्क को नो स्मोकिंग जोन घोषित किया जाएगा। विजिटर्स की डिमांड पर पार्क में कैफेटेरिया खोला जाएगा। आर्ट कल्चर को प्रमोट करने के लिए प्रदर्शनी लगेगी। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी हो सकेगा इस्तेमाल। 20,000 रुपए होगा पार्क का एक दिन का किराया। इसके साथ ही इस पार्क को प्री वेडिंग शूट के लिए भी तैयार किया जा रहा है। बस एक दिन के लिए आपको 5,000 रुपए खर्च करने होंगे। ये काफ़ी डिमांड आने लगी थी फोटोग्राफी की, प्री वेड शूट्स की, बर्थडे शूट्स की, तो उसके लिए फोटोग्राफी के लिए भी उसमें प्रोविजंस किए गए हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। और एक बार कोविड की स्थिति सामान्य होने के बाद आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, हैंडीक्राफ्ट और डेजर्ट प्लांट्स एंड वेजिटेशन को प्रमोट करने के लिए वहाँ इवेंट्स और एग्जीबिशंस भी लगाए जाएंगे।
तो आप भी तैयार हो जाइए डेजर्ट पार्क की सैर करने के लिए, क्योंकि इस पार्क में पहुंचकर आप गुलाबी नगरी में जैसलमेर और बाड़मेर जैसा माहौल पाएंगे और पार्क की खूबसूरती के मुरीद हो जाएंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, जो हमें अपने अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्यों का भी पाठ पढ़ाता है। इन अधिकारों और कर्तव्यों को लोग समझ सकें, इस उद्देश्य के साथ राजसमंद के लोगों ने संविधान का मंदिर ही बना डाला। समता, ममता और बड़े भाईचारा, स्नेह की माटी और एकता का गारा, फले फूले लहलहाए भारत का स्वतंत्र, जन जन तक पहुँचे लोकतंत्र के मंत्र। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कई संस्कृतियों के बावजूद हमारे महान भारत की एकता को बनाए रखने में जिस चीज की सबसे बड़ी भूमिका है वो निसंदेह हमारा संविधान है। तभी तो संविधान को हमारे लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। लोकतंत्र के मंत्र जन जन तक पहुँचे, इसी पवित्र उद्देश्य के साथ राजस्थान में संविधान का मंदिर बनाया गया। भामाखेड़ा गाँव में बने संविधान के मंदिर का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। पूजा अर्चना के बाद शुभ मुहूर्त में संविधान की पुस्तक को मंदिर में स्थापित किया गया। इस मंदिर का निर्माण राजसमंद के पूर्व विधायक और एयरफोर्स के रिटायर बंशीलाल गहलोत की प्रेरणा से हुआ है। संविधान को बच्चे लोग देखेंगे, आगे आने वाली जनरेशन देखेगी, उनके बारे में जानेंगे। कहीं भी नहीं देखा, केवल दिमाग में ही मेरे को 4 बजे रात को आई थी जब बिठाने के विचार हुआ, और कहीं संविधान का तो कहीं देखा नहीं। इस मंदिर के बनने के बाद यहाँ छात्रों के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संविधान से जुड़े पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उद्देश्य मेरा यही है कि लोग आए और इनसे परिचित होके जाएं, इनके बारे में जान करके जाएं। क्या है संविधान, क्या है, क्यों हम आवश्यक हैं हिंदुस्तान के लिए, क्यों पब्लिक को इतना ठीक से चला रहा है ये। तो एक तो लोग सीखें देख कर। इसका योगदान रहेगा शिविर जो लगाए जाएंगे और कई क्लासेज यहाँ होगी। हमारा लोकतंत्र और समृद्ध बने, लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बने, इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने संविधान में निहित तत्वों की जानकारी हो। बेशक संविधान का ये मंदिर इस दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनर की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर तो खास है, मेबारी है उनसे मिलवाने की जिनकी 24 घंटे की चौकसी की वजह से हम घर में सुरक्षित सोते हैं। बात बीएसएफ की, जो सरहद पर इन दिनों विशेष अभियान चला रही है। नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। सर्दी और कोहरे का कहर है, फिर भी चप्पे चप्पे पर चौकस नजर है। धुंध का फायदा उठाने की कोशिश बेकार है, क्योंकि पल पल सतर्क सरहद के पहरेदार हैं। 26 जनवरी वो खास तारीख है जब हमारा अपना संविधान लागू हुआ और हम प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र हुए। जाहिर है ये हमारे लिए बड़ा मौका है, इसलिए 73वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरे देश में जोर शोर से चल रही हैं। राजधानी दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड की रिहर्सल चल रही है, तो सुरक्षा भी चाक चौबंद की जा रही है। वहीं बॉर्डर पार से होने वाली किसी भी हिमाकत को रोकने के लिए बीएसएफ भी मुस्तैद है। सर्दी और धुंध की आड़ में दुश्मन के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए बीएसएफ ऑपरेशन सर्द हवा शुरू करने जा रहा है। 22 जनवरी से शुरू होने वाला ये विशेष निगरानी अभियान 28 जनवरी तक चलेगा। इस खास अभियान के तहत जैसलमेर से लगती सरहद की चौकसी भी बढ़ा दी जाएगी। इस दौरान तारबंदी के आसपास नफरी बढ़ा दी जाएगी। बीएसएफ के जवान 24 घंटे सरहद की निगरानी तो करेंगे ही, साथ ही जवानों की हौसला अफजाई के लिए अधिकारी भी तैनात रहेंगे।
दरअसल इन दिनों सरहदी इलाकों में सर्दी का खासा असर देखने को मिलता है। साथ ही देर रात से सुबह तक धुंध भी छाई रहती है। इस धुंध का फायदा उठाकर कोई घुसपैठ न हो, इसके लिए बीएसएफ की ओर से ऑपरेशन सर्द हवा के तहत सजग रहते हुए कड़ी निगरानी की जाती है। ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान कैमल पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी जाएगी। साथ ही आम दिनों के मुकाबले पेट्रोलिंग की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा इस दौरान खुर्रा चेकिंग तेज कर दी जाती है। साथ ही बीएसएफ का इंटेलिजेंस विंग भी सक्रिय हो जाता है और दूसरी खुफिया एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर दुश्मन की हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाती है। बता दें कि बीएसएफ हर साल गर्मी के मौसम में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्दी के मौसम में ऑपरेशन सर्द हवा चलाता है, ताकि विपरीत मौसम का फायदा उठाकर दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब न हो पाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड और कोहरे में भी अगर भारत पाक सीमा पर बीएसएफ जवानों के लिए ऊंट ही सबसे बड़े साथी साबित हो रहे हैं, तो इसकी एक खास वजह है। क्या है वो वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस हाड़ कांपाने वाली ठंड से देशवासी ठिठुर रहे हैं, उन सर्द हवाओं में भी वतन के रखवाले अपने फर्ज को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। जी हां, देश की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ के ये वो सपूत हैं जो प्रकृति से भी नहीं हारते। देश में ऐसी कोई जगह नहीं जहां बीएसएफ ने प्रकृति को नहीं हराया, अपनी मौजूदगी नहीं दर्ज कराई। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। बीएसएफ के जाबाज रात में फट्टा गश्त यानी फट्टा परेड और कैमल पेट्रोलिंग के जरिए सीमा पर चौकसी कर रहे हैं। अपने उस साथी के सहारे जो हर कदम पर उनका साथ दे रहा है, उनकी मुश्किल आसान कर रहा है। रेगिस्तान के जहाज पर बीएसएफ को नाज, सबसे जुदा है बेजुबानों का अंदाज। ऊंटों की ताकत के आगे मशीनों की हुई हार। ऊंटों की नफरी बढ़ाने पर बीएसएफ कर रहा विचार। सरहद की हिफाजत में बीएसएफ के साथ कदम ताल करने वाले ये वो बेजुबान हैं जिनकी सलाहियत का लोहा दुनिया मानती है। वजूद में आने के बाद से बीएसएफ के जवान ऊंटों पर सवार होकर सरहद की सुरक्षा सुनिश्चित करते आए हैं। किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं हो, इसके लिए जवान इस जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी रास्ते के ऊपर सुबह होते ही फट्टा लगाते हैं, ताकि पूरे दिन में किसी तरीके का कोई भी व्यक्ति का यहां आवागमन हो तो उसके फुटप्रिंट मिल सके। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के 4 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के साथ लगभग 1200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। इसकी निगरानी का जिम्मा है दुनिया के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के पास। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट बॉर्डर पर बीएसएफ का अभिन्न अंग है। और क्यों ना हो, रेगिस्तान में ऊंटों की ताकत के आगे मशीनें जो जवाब दे चुकी हैं। केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद बीएसएफ ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सैंड स्कूटर्स की ट्रायल की। स्कूटर्स को रेत के टीलों पर परखा गया। जैसलमेर से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त के लिए 2 सैंड स्कूटर्स तैनात किए गए, लेकिन ये स्कूटर थार के रेगिस्तान और विषम भौगोलिक परिस्थितियों में हांफने लगे, जिसके बाद ऊंटों की अहमियत पर एक बार फिर मोहर लग गई। जो सुबह से शाम तक ड्यूटी चलेगा, उसका अगला शाम को भी दोबारा फट्टा लगेगा, ताकि दोबारा पता चल सके कि कोई गतिविधियां या क्रॉसिंग ना हो, इसलिए फट्टा लगाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल की हर गतिविधि में रेगिस्तान का जहाज ऊंट सबसे बड़े साथी के किरदार में रहता है। रेगिस्तान का जहाज जहां सरहद पर पेट्रोलिंग में इन जाबाजों का साथी बना हुआ है, वहीं ऊंट की मदद से सरहद पर सुबह और शाम दोनों समय फट्टा परेड के बाद खुर्रा चेकिंग भी की जाती है। फट्टे का तो मेन मकसद यही है कि जैसे कि जो रात भर ड्यूटी हुई है, उसके दौरान कोई गैर कानूनी हरकत, कोई बंदा आर पार या कोई ऐसे ना हो, तो उसको चेक करने के लिए खुरा चेकिंग होता है। खुरा चेकिंग के बाद में फट्टा परेड होता है। दिन में 2 बार ऊंट की मदद से सरहद के किनारे किनारे फट्टा घुमाया जाता है। बीएसएफ जवानों की चौकस निगाहें और खुर्रा चेकिंग से ही
सीमा पार से कोई भी नापाक हरकत को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि इस सीमा क्षेत्र से न कभी घुसपैठ हुई और न ही बड़े स्तर पर तस्करी की कोई घटना। आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के ऊपर किस तरीके से सीमा के जवान जो है वो चौकस निगाह 24 घंटे लगाए हुए हैं ताकि हमारी देश की जनता शांति से सो सके। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमचंद था, भारत पाक कैलनौर बॉर्डर, बाड़मेर। इनके हाथों में भले बंदूकें नहीं हैं, लेकिन ये किसी रक्षक से कम नहीं हैं। कड़ाके की सर्दी हो या आग उगलता आसमान, शहर हो या जंगल वीरान, 1.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा भारतीय रेलवे ट्रैक इनके कंधों पर रहता है। जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके सफर को प्यारा कौन बनाता है? आपको सुरक्षित आपके घर कौन पहुंचाता है? इस वक्त कोटा का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है और 10 डिग्री के टेम्परेचर में ये ट्रैकमैन अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ये वही जवान हैं जो दिन रात 24 घंटे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ताकि आप अपने मुकाम पर महफूज पहुंच सकें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। हम बात कर रहे हैं रेलवे ट्रैकमैन की, जिनके कंधों पर 1.5 लाख किलोमीटर लंबे भारतीय रेलवे ट्रैक की सुरक्षा का जिम्मा है। इनके लिए ये ट्रैक ही इनका घर द्वार है, ये ट्रैक ही इनका संसार है। तभी तो इन्हें कड़ाके की सर्दी की भी कोई फिक्र नहीं है। ये तो हमारा कर्तव्य है सर। इसमें क्या है कि हमारी 23 बजे से सुबह मॉर्निंग में 7 बजे तक की ड्यूटी रहती है सर। तो जितनी भी ट्रेनें गुजरी इसकी रक्षा करने का हमारा दायित्व है सर। तो इसमें क्या है, हमको ये जो जॉइंट है आपको दिख रहा होगा क्रॉसिंग आगे साहब, इनके बोल्ट होते हैं, तो बोल्ट चेक करना कहीं लूज है या कुल मिलाकर जो ट्रैक होता है उसकी देखरेख आपकी जिम्मेदारी होती है। जी सर, ये पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही रहती है। इनके लिए किसी भी तकलीफ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार ड्यूटी लग गई फिर कोई तूफान भी इन्हें नहीं रोक सकता। एक ट्रैकमैन एक रात में करीब 12 किलोमीटर पैदल चलकर रेलवे ट्रैक की रक्षा करता है। दरअसल हर 2 किलोमीटर पर एक ट्रैकमैन मौजूद रहता है, जो ट्रेन गुजरने से पहले इस बात को सुनिश्चित करता है कि ट्रैक पूरी तरह सुरक्षित है। 2 किलोमीटर के ट्रैक को 6 बार रात में चेक करना होता है। हमारा 2 किलोमीटर का एरिया होता है दो लोगों में, तो ये हमको टोटल 12 किलोमीटर इवनिंग 23 बजे से मॉर्निंग 7 बजे तक हमको ये 12 किलोमीटर का एरिया तीन राउंड में देने पड़ते हैं सर। तो ये सर, या कोई सी भी सर्दी हो सर, 4 डिग्री की हो या 0 की हो, कुछ भी हो सर, ये हमारा दायित्व है कि हमको करनी पड़ती है ड्यूटी सर। दूसरों के सफर को आसान बनाने वालों की ड्यूटी बड़ी कठिन है। रेलवे लाइन पर काम के दौरान ट्रैकमैन को सुरक्षा के लिए दस्ताने, सेफ्टी बूट और लाल झंडा दिए जाने का नियम है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर ट्रैकमैन के पास सिर्फ उसकी आंखें ही होती हैं, जिससे वो ट्रेन को करीब आते देख हट सकता है। ऐसे में ठंड के समय कोहरे के मौसम में ट्रैक पर काम करना खतरनाक साबित होता है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल रेलवे लाइन ठीक करते हुए करीब 300 ट्रैकमैन की जान जाती है। कई बार तो शहर से दूर वीरान इलाकों में काम करने के दौरान पीने का पानी तक नहीं मिल पाता। अब तो मशीनों के उपयोग ने काम को आसान कर दिया है, पर ट्रैक पर काम करने के लिए गर्मी, बरसात और ठंड हर मौसम का सामना अभी भी करना होता है। अभी भी छोटे स्टेशनों पर ट्रैक को हाथ से ही बदला जाता है, जबकि बड़े स्टेशनों पर ट्रैक ऑटोमेटिक ही बदल जाते हैं। ट्रैक पर लगे हर बोल्ट को चेक करना भी जरूरी होता है, जिसके लिए समय समय पर रख रखाव किया जाता है। इतनी अहम जिम्मेदारियां उठाने के बाद जब रेलवे की उपलब्धि की बात होती है तो ट्रैकमैन के योगदान की कोई बात नहीं करता। ये वो ट्रैकमैन हैं जो कि रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों की सुरक्षा करते हैं ताकि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए। ड्यूटी इनकी भी वही है कि लोगों की सुरक्षा करनी है। बस ये सिपाही की तरह अपने सीने पर गोली नहीं खाते, वरना जो इनकी ड्यूटी है वो इसी प्रकार की है कि 24 घंटे
हर वक्त आपको अलर्ट रहना है और लोगों की सुरक्षा में खड़े रहना है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। तो खबर तो खास से में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।